अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। माशी और सियासी बहरान सर उठा रहे हैं। सड़कों पर ताजर सरापा एहतजाज हैं। दोस्त ममालिक कर्ज रोल ओवर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को IMF से कर्ज के हुसूल में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब जहां हुकूमत को हर तरफ से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, ऐसे में हुकूमत अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए और खुद को मजबूत करने के लिए इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत कर रही है। इसीलिए यह तासुर भी उभर रहा है कि हुकूमत अपने वजूद को कायम रखने के लिए आईनी तरमीम का सहारा लेकर मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है, ताकि वो मुल्की उमूर को आसानी के साथ चलाती रहे और इसके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट हायल ना हो। क्योंकि हुकूमती वज़रा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद इंतखाबात कलअदम करार देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। गो कि हुकूमत इस बात से इनकार कर रही है कि वो कोई इस तरह की तरमीम नहीं ला रही और खुरम दस्तगीर तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से तरमीम को कयास आराई करार दे रहे हैं। और खुरम दस्तगीर की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और हुकूमत से वाले दीगर ज़ुअमा भी इसको कयास आराई है, इसको अफवाह से ताबीर करते हैं सब। अब हुकूमत इस बात से इनकारी है कि वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से मुताल्लिक कोई तरमीम लाने जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब अदलिया के हवाले से बिल तैयार किए जा रहे हैं। जैसा कि हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक अहम कानून साजी का फैसला करते हुए 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया है। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात भी सामने आ गए, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग के बायस जरूरी है और जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्री से दुरुस्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। जजेस की बड़ी तादाद फैसलों में जो मुतनव्व आ रहा है उसका बायस बन सकती हैं। डाइवर्सिफाइड जो ओपिनियन है वो आएगा और पाकिस्तान की तर्ज पर अदालती निज़ाम रखने वाले बहुत से ममालिक में जजेस की बड़ी तादाद है, इसलिए जजेस की तादाद में इजाफे से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार से हमाहंग फैसले सामने आएंगे। फिर इसी तरह नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ईवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा, यानी इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी। अब सवाल यह है कि जब अदलिया से मुताल्लिक बिल लाए जा रहे हैं तो फिर इस बात के भी इम्कानात हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का बिल, यानी आइन में तरमीम का बिल अगर कहा जाए तो शायद ऐसा तासुर है और तासुर तकवीयत भी पा रहा है कि फिर वो किसी प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए से कोई अमेंडमेंट लाई जाए, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है। इस पर आगे चल के बात करते हैं कि हुकूमत के पास नंबर गेम क्या है, इस वक्त पोजीशन ईवान में दरअसल हुकूमत की क्या और ओपोनेंट्स की क्या है। अब हाल ही में जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शरीयत पर भी सवाल उठाए गए। ऐसे में यह सवाल तो उठ रहा है कि शायद आने वाले वक्त में दोहरी शरीयत के खात्मे के कानून को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नूर आलम खान इस बात से इनकार कर रहे हैं, जबकि अली मोहम्मद खान इस बिल के हवाले से कहते हैं कि नूर आलम खान जब कोई बिल लाते हैं तो हम वैसे ही मोहतात हो जाते हैं, बदगुमानी नहीं करते, मगर मुमकिन है ये बिल कुछ मखसूस टारगेट करने के लिए लाया गया। अब सवाल ये भी है कि आईनी तरमीम के लिए तो कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत होना जरूरी है। पहले कौमी असम्बली से बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगा, फिर सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी होगी, लेकिन हुकूमत के पास सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं है। यही वजह है कि आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मिले और उन्हें बंदूक तोहफे में दी। अब सियासी एतबार से देखें तो आसिफ अली जरदारी मौलाना के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ये तो नहीं बताना चाह रहे कि आपका कंधा इस्तेमाल होगा और अल्टीमेटली नंबर गेम पूरी होगी, मौलाना के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाएगी। अहम कानून साजी के लिए जरदारी मौलाना के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत इंतहाई अहम है। असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की बात करें तो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की कुल नशस्तें 111, पीपल्स पार्टी 68, MQM 21, मुस्लिम लीग काफ 5, IPP 4, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1, नेशनल पार्टी 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की नशस्त है, जो कुल मिलाकर 212 बनती हैं। अगर इनमें मौलाना फजलुर रहमान की 8 नशस्तें और 4 आज़ाद उम्मीदवार साथ मिला लिए जाएँ तो यहाँ हुकूमत को 224 अराकीन की हिमायत हासिल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मौलाना फजलुर रहमान और फिर 4 इंडिपेंडेंट्स को मिला लिया जाए, यानी कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। फिर इसी तरह सेनेट की नंबर गेम को देखें तो सेनेट में पीपल्स पार्टी की 24, मुस्लिम लीग नून की 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 4 हैं, MQM की 3, नेशनल पार्टी 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवारों की नशस्तें मिलाकर कुल 53 नशस्तें बनती हैं। अगर JUI फे के 5 अरकान और काफ लीग के 1 और ANP के 3 और 4 आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं तो फिर कुल
66 नशस्तें बन जाती हैं। 2/3 के लिए 64 नशस्तें दरकार हैं। अब तरमीम के लिए तो सेनेट में भी 64 वोट चाहिए जो हुकूमत को मिल सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ दें, उसके साथ ANP भी। अब ANP एमल वली खान की पार्टी है, वो इस मौके पर खासी तनकीद कर रही है। सवाल तो ये भी है ना कि जो बलोच सियासी जमातें हैं, क्या वो हुकूमत को इस मामले के ऊपर सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, मौलाना फजल रहमान के अलावा भी। अब यही वजह है कि कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के लिए नंबर गेम बहुत अहमियत की हामिल हो गई है। अब देखना यह है कि JUIF कानून साजी में हुकूमत का साथ देती है या नहीं। मौलाना फजल रहमान तो फरमा रहे हैं कि जरदारी साहब हमारे पास आए थे, लेकिन हमारी आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई। जब आईनी तरमीम देखेंगे मौलाना इस मुताल्लिक क्या कह चुके, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। अगर में हो रही है, और अगर पर मैं यकीन नहीं रखता, जब तक हमारे सामने कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं लाएगा, कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं लाएगा, तो तभी हम रद्द अमल देंगे। अगर अभी तक किसी ने कोई हमसे बात नहीं। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों। ऐसी किसी किस्म की कोई बात। ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत का साथ दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मामलात उनके साथ फिर ख़राब हो रहे हैं। और ये बात कोई और नहीं कर रहा, बल्कि ख़ुद मौलाना की पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है। गुज़श्ता रोज़ राशिद सुमरो साहब हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात हो सकता है आगे ना बढ़े। सबसे पहले ज़रा उनका स्टेटमेंट सुनवाते हैं और फिर बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना के मामलात में डेडलॉक कहाँ है और ज़रा इस हवाले से क्या दावा करें। 6 महीने में या 6 दिन में या 16 दिन में ठीक नहीं होने वाली है। हरे काट के मौलाना साहब की तस्वीरें उनके वर्करों ने लगाई थी, मेरे वर्करों ने खान साहब की इस तरह की तस्वीरें नहीं बिगाड़ी थी। अभी बर्फ पिघल रही है, आप थोड़ा इंतजार करें, ठंडा ठंडा पिए, ताकि वक्त के साथ साथ जो भी इत्तेहाद हो वो मुअस्सर हो। वो पोजीशन में नहीं है कि अपने लीडर के लिए एक जलसा कर सके, वो हमारी कौन सी डिमांड पूरी कर, हमें मुतमईन करें, कायल करें, हम मुल्क के लिए हर एक के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब ये राशिद सुमरो साहब का शॉट अवेलेबल है। मैं शौकत यूसुफजई साहब ने भी इस मुतालिक एक प्रेडिक्शन की थी और वो कह रहे थे कि मौलाना की कुछ डिमांड्स है जो PTI पूरी नहीं कर सकती। ज़रा यूसुफजई साहब भी चलाइए, वो शौकत यूसुफजई साहब क्या कहते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है हमारे पार्ट से, क्योंकि मौलाना साहब ने जितने भी मुलाकातें हुई हैं वो जो गारंटी मांग रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी वजह से वो अलायंस नहीं हो रहा है और वो शायद होगा भी नहीं। मौलाना कुछ गारंटीज मांग रहे हैं, कुछ डिमांड्स हैं मौलाना फजल रहमान की। अब ज़रा इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन डेडलॉक सेनेट की 2 नशिस्तों का है। PTI से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामान में PTI को उनकी हिमायत मैसर आ सकती है। मौलाना साबिक गवर्नर गुलाम अली को सेनेटर बनवाना चाहते हैं। PTI 1 सेनेटर की हिमायत चाहती है, क्योंकि JUI के पास 1 सेनेटर के वोट्स भी पूरे नहीं हैं। PTI ने बानी PTI से मुशावरत का वक्त मांगा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की आइंदा माँ लंदन रवानगी भी मुतवक्के, और पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 11 सितंबर बेगम कुलसूम नवाज की बरसी के बाद लंदन के लिए रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ को लंदन में अपने मौलूदीन से तिबी मुआयना कराना है, जिसके बाद अपने साहबजादों के साथ वक्त गुजारेंगे। इसको लेकर भी बहुत सारी जो चहमगोइयाँ वो क्या सराइयाँ हो रही हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से मियाँ साहब खुलकर सियासी महाज के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। शायद पहले वो अपने इलाज मुआलजे की गरज से उनका जो स्केजुअल था वो पहले चले जाते हैं, लेकिन नहीं जा सके। अब उन्हें रख्ते सफ़र बांधना है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि सितंबर का आखिरी हफ्ता या अक्टूबर का पहला हफ्ता हो सकता है जिसमें वो लंदन जाएं। सवाल तो ये भी है कि लंदन जाएंगे तो क्या जो यहाँ नहीं बोल पा रहे लंदन जाके बोलेंगे, अगर वहाँ जाके बोलेंगे तो यहाँ उनकी साहबजादी की हुकूमत हो पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की, या फिर उनके भाई की हुकूमत वफाक में जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनको उनकी कोई साख को या हुकूमत को कोई नुकसान भी पहुँच सकता है उनके बोलने से, और फिर क्या जो सियासी मंजरनामा है वो भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ तो कौमी हुकूमत जैसे मामलात की भी हैं। इस वक्त JUIF के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो कहिएगा कि आईनी तरमीम का मामला पार्लियामान के फ्लोर पर और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की पोजीशन खासी अहम, खासी क्रूशल, खासी डिसाइसिव हो गई है कि आपका वोट अगर हुकूमत के पास होगा तो किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाएगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, ना ही नेशनल असम्बली में और ना ही सेनेट के अंदर।
तो ये कहिए कि आपने फैसला कर लिया है कि आपने जो अपना वजन है किस पलड़े में डालना है? देखिए, हम आंखें बंद करके किसी पलड़े में कोई वजन नहीं डालते। जब कोई ऐसा कोई पैकेज आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, फिर उसको हम देखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि हमने किस तरफ जाना है, उसको वोट करना है या वोट नहीं करना। सर, आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा? वोट करना है, पार्टी वोट नहीं करना या अब्सटेन करना है, ये मतलब पैकेज आने के बाद जो है ये सारी बातें डिसाइड हो सकेंगी। कामरान मुसा, आपको लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा? क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल्स तो आ रहे हैं और उसमें से एक मेंबर आपके भी है, नूर आलम खान साहब, जिनका जो एजेंडे में शामिल है, जिनके बिल्स। नूर आलम खान साहब वाला बिल जो है वो फिर वो उसकी खुद वजाहत कर देंगे। वो अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग थी तो वो खुद वजाहत करेंगे कि वो मामले को किस तरह से डील करना चाहते हैं, आगे लेके चलेंगे किस तरह से, वो नूर आलम साहब खुद बताएंगे उस वक्त। सर, नूर आलम खान साहब के बिल को JUIF की हिमायत हासिल नहीं है? जी सर, पार्टी की हिमायत हासिल नहीं है? पार्टी बैक नहीं कर रही उन बिल्स को जो नूर आलम खान साहब लेके आए? उसमें नूर आलम साहब जब उसको अगर प्रेस करेंगे तो पार्टी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि वो पार्टी के मेंबर हैं। मगर अभी तक नूर आलम साहब शायद खुद इस मामले में बात करना पसंद करेंगे। ठीक, यानी पार्टी को भी एतमाद में लेकर नहीं हुआ इसमें, अभी JUIF ने इस पर कोई प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ली है कि करना क्या है। अच्छा कामरान साहब, ये कहिएगा कि अभी कोई चीज देख के ली जाती है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि इस वक्त तो कोई, जैसे मैंने कहा कि आईनी पैकेज आने का इंतजार, आपको लगता है कोई आईनी पैकेज आएगा या प्राइवेट मेंबर बिल्स के जरिए से ही ये यानी पार्ट्स के अंदर जो है कानून साजी होगी, कोई पैकेज की सूरत में नहीं होगी? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी आवाज देना। जी कामरान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी तो प्राइवेट मेंबर बिल्स के जरिए से जिस तरीके से पार्लियामान में कुछ तरमीम प्रपोज की जा रही हैं, आपको लगता है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स की सूरत में बाय पार्ट्स होगा ये, या फिर कोई पैकेज, किसी पैकेज का आप इंतजार कर रहे हैं और आपको लगता है कि वाकई आईनी तरमीमी पैकेज हुकूमत लेके आएगी? गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई बात आएगी तो प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे शायद ना आए, बल्कि कोई पैकेज के तौर पे आएगी या गवर्नमेंट का बिल आएगा। अभी तक तो उनकी तरफ से एक गो के नून के दोस्त है, मगर उनकी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है जगहों की तादाद बढ़ाने के हवाले से। पार्टी जो है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं है, तो गवर्नमेंट जब अपना कुछ पेश करेगी फिर उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और PTI फिर ये पोस्ट भी कर रही है, ख़बर भी ये आ रही है कि शायद JUIF ने कुछ डिमांड्स की हैं PTI से जो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये PTI के साथ जो है ना मामला डेड लॉक का शिकार है। क्या ये खबर दुरुस्त है या तासुर दुरुस्त है? JUI इतनी सस्ती नहीं है कि कोई छोटी मोटी सेनेटरों की डिमांड रखे और उसके ऊपर जो ना वो उसको सौदेबाजी करे। ये जिसने भी खबर चलाई है बहुत ज्यादती की है। कम से कम हमसे पूछ लेते या फिर मेरी खुद में, मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, मुझसे पूछ लेते, बैरिस्टर गौर मौजूद थे उनसे पूछ लेते, शिबली फराज मौजूद थे उनसे पूछ लेते, असद कैसर साहब मौजूद थे उनसे पूछ लेते, हमारे हैदरी साहब मौजूद थे उनसे पूछ लेते। कम से कम उनसे कंफर्म तो करिए कि कोई हमने ऐसी डिमांड रखी है या नहीं रखी। यानी आप इसकी तरदीद कर रहे हैं कि 2 सेनेटर्स की जो खबर आ रही है कि ये सेनेट में 2 JUI इस तरह की डिमांड नहीं रखता, ना इस तरह की जो ना इस तरह की सौदेबाजियां करता। सर, PTI के साथ इत्तेहाद मुमकिन है? PTI के साथ जितना इत्तेहाद मुमकिन है वो भी कल उनको बता दिया गया है। कल जो हमारी मीटिंग हुई है, हमने जिस एक्सटेंट तक जा सकते हैं वो हमने बता दिया कल उनको। तो वो क्या है सर, वो बता दीजिए ताकि अब हम दूर हो जाए कि किस एक्सटेंट तक PTI के साथ जा सकता है। आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? कामरान साहब, मैं ये कह रहा हूँ, कामरान साहब आपकी आवाज बड़ी लाउड एंड क्लियर है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस एक्सटेंट तक PTI के साथ JUI कोलैबोरेट कर सकती है, वो बता दीजिए ताकि अब हम दूर हो जाए। देखिए, मौलाना कह चुके हैं हाँ कि इशू टू इशू बात होगी। मौलाना साहब के कहने के बाद तो हमारी बात, अगर हम इससे आगे चले जाएं तो भी कोई हैसियत नहीं होगी, हम इससे कम पे चले जाएं तो भी कोई हैसियत नहीं होगी। मौलाना खुद इस पे कह चुके हैं कि इशू टू इशू जो नाम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सर, किसी इशू पे हम एग्री कर सकते हैं, किसी इशू पे हम एग्री नहीं भी कर सकते।
ठीक। अच्छा सर, लास्टली पार्लियामान में कोई अगर आईनी तरमीमी पैकेज आता है और रास्ता खोला जाता है चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का या मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का, इसके ऊपर कोई उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है JUIFA ने? कोई डिसीजन लिया है विद इन द पार्टी या इस पर भी अभी डिसीजन लेना बाकी है? देखिए, अभी तक सिर्फ बात मफरूजों की है और गवर्नमेंट इस बात से इनकार करती है कि वो एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात करेंगे या चीफ साहब जो है ना वो एक्सटेंशन लेंगे भी या नहीं। तो फिर मेरा ख्याल है मफरूजे पे बात करना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है सर कि गवर्नमेंट ना लेके आए, वो भी कोई प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए से आ जाए मामला। अगर प्राइवेट मेंबर बिल के साथ के जरिए ये मामला आया तो भी हम अपना मौक़िफ़ देंगे उस प्राइवेट मेंबर बिल पे, मगर कुछ आने तो दीजिए ना। आने से पहले जो ना वो एक दूसरे के सामने जो ना हमें जो ना सफारा करते हैं आप। अच्छा, अब जब आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना को बंदूक तोहफे में दी तो कुछ दोस्तों का ख्याल है कि शायद वो बंदूक मौलाना के कांधे पे रख के चलेगी, ऐसा तो नहीं? नहीं, हम तो आसिफ जरदारी साहब से मुतालबा करेंगे कि वो एक बंदूक हमें भी दे। आप वो बंदूक किस पे तारना चाहते हैं सर? नहीं, हम किसी पे बंदूक नहीं चलाते, मगर बंदूक रखना जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ठीक। जो चीजें कल्चर का हिस्सा होती हैं वो उस कल्चर के साथ साथ जो है ना वो इंसान को अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने एक अच्छी खूबसूरत जो है ना वो एक गन कह लीजिए ला के मौलाना साहब को तोहफे में दी है, मगर उनकी मुलाकात सिर्फ समाजी थी। कोई सियासी बातें हुई हैं यकीनन, मगर कोई ऐसी चीजें जो है ना वो पैकेज के हवाले से या कमिटमेंट्स के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं। बर्फ पिघलने में मदद मिली है मौलाना, क्योंकि खासी तनकीद कर रहे हैं जब से 8 फरवरी का इंतखाब हुआ है, तो कोई आइस ब्रेकिंग, आइस मेल्टिंग हुई है सर? आइस ब्रेकिंग जो है ना ये सारी बातें हम यहाँ पे बर्फ का मौसम ही नहीं है तो आइस ब्रेकिंग की क्या बात करते हैं? यहाँ तो पूरी गर्मी है। ताल्लुकात के अंदर भी बर्फ जम जाती है ना सर? मैं ताल्लुकात में जमी बर्फ की बात कर रहा हूं। ताल्लुकात हमारे, हम अच्छे ताल्लुकात पे यकीन रखते हैं, अच्छे समाजी ताल्लुकात भी हैं, मगर किसी पार्टी के साथ हम इस वक्त जो है ना वो उस तरह से नहीं चल रहे। हम इशू टू इशू चलेंगे और जब इशू सामने आएंगे तो हम उस पर अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अब सर वेरी क्विकली, एक तरफ तो जमीयत उलमा इस्लाम का और मौलाना का मौक़िफ़ यह है कि असम्बलियाँ जाली हैं, धांधली की पैदावार है, फॉर्म 47 है, मानते नहीं हैं। दूसरी तरफ जितनी सूरत के साथ कानून साजी के मामलात और बिल्स आ रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? आप दूसरे अल्फाज में ये चाहते हैं कि एक फोरम जहाँ पे आवाज़ जो है अपनी उठाई जा सके उसको खाली कर दिया जाए और वो दूसरों के हवाले कर दिया जाए। तो बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि असम्बली धांधली की पैदावार है, ये हुकूमत जो है धांधली की पैदावार है, मगर जिन सीटों पे हम जीत के आए हैं वो धांधली से तो नहीं आए हैं, हम तो दुरुस्त तरीके से आए हैं। हमारी सीटें आधी कर्टेल की गई हैं इस वक्त कम अज कम। पिछली दफा जब पिछली असम्बली थी जिसमें अपना इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो है हमारी 15 सीटें थी, इसमें 8 कर दी गई। तो हमने तो जो है ना वो कुछ खोया है, हमने तो कुछ हासिल नहीं किया। तो ये हमारे वाले धांधली वाले नहीं हैं, हमारे वाले जो है ना वो खोने वाले। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पुरस्रारियत तो है जमीयत उलमा इस्लाम की, हाँ, कि क्या करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल असम्बली के अंदर आपके पास 8 सीटें मौजूद हैं, सेनेट के अंदर आपके पास 5 है और ये दोनों तरफ डिसाइसिव हो सकती हैं। अब ये जमीयत उलमा इस्लाम क्या करेगी, यकीनन इस हवाले से जो आने वाले दिन कानून साजी के मामले को पैकेज आता है, प्राइवेट मेंबर बिल आता है और फिर उस पर रद्दअमल क्या होता है JUIF का, तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डील और ढील की बातें एक बार फिर होना शुरू हो गई हैं। यहाँ से लंदन तक का जो सफ़र है, अभी मियां नवाज शरीफ साहब की तो बात हो रही है कि वो रखते सफ़र, लेकिन बानी PTI से मुतालिक भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बानी PTI बार बार कह रहे हैं कि वो किसी से डील नहीं करेंगे और ना ही मुल्क से बाहर जाएंगे। बज़ाहिर बानी PTI ये तासुर दे रहे हैं कि उनके आसाब मजबूत हैं, लेकिन साथ ही वो जेल में सख्तियों की बात कर रहे हैं और पार्टी जिस तरह तकसीम का शिकार है उस पर बानी PTI गहरी तशवीश में मुब्तला भी हैं। पार्टी की आला क़यादत और वो वकला जिनको बानी PTI ने पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी, वो भी उन्हें जेल की सलाखों से बाहर नहीं ला सके। ऐसे में बानी PTI की जेल की सलाखों से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें दम तोड़ रही, लेकिन उनकी रिहाई की मुमकिना एक उम्मीद बानी PTI की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने और जीतने की सूरत में बांधी जा रही है। अब ये क्या सराई तो की जा रही है कि अगर बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं तो शायद ये हो सकता है कि मुल्क के वसीतर मफाद में वो रिहा होकर बरतानिया चले जाएं। मुमकिन है
इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से मुतहर्रिक हो या फिर बरतानवी हाई कमिश्नर इस हवाले से कोई किरदार अदा करे, क्योंकि अभी हाल ही में बरतानवी पार्लियामान के अरकान ने भी बानी पीटीआई पर पाबंदियां खत्म करने और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। यानी इस एतबार से देखें तो बरतानिया में बानी पीटीआई को लेकर नरम गोशा पाया जाता है, और ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात को सियासी एतबार से देखा जाना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि बानी पीटीआई के लिए ऑक्सफोर्ड चांसलर का इंतखाब अहम क्यों है। तो इस पहलू है। बानी पीटीआई के हामियों का ख्याल है कि साबिका तजर्बे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से देरीना ताल्लुक, कौमी और बैन अवी सतह पर अवामी फलाह के काम और क्रिकेट की दुनिया में शोहरत उन्हें चांसलरशिप का एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। पाकिस्तान में सियासी तनाज़े पर लिखी जाने वाली किताब पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान के मुसन्निफ डॉक्टर वसीम के मुताबिक बानी पीटीआई को पहले भी 2-3 बार इस ओहदे के लिए पेशकश हुई, कोशिश भी की। इन हालात में अगर बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप मिल जाती है तो फिर ये उनके लिए बहुत हमदर्दी पैदा करेगी। अगर बानी पीटीआई चांसलर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर किसी भी हुकूमत के लिए उन्हें रोकना रियासत मुखालिफ इकदाम तस्वुर किया जाएगा। डॉक्टर वसीम के मुताबिक इमरान खान के लिए बाइज़्ज़त तौर पर यह मुल्क से निकलने का भी एक अच्छा मौका है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान की राय में अगर पाकिस्तानी हुक्काम ने बानी पीटीआई के मुंतखब होने के बाद भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो उन्हें बाहर ना जाने दिया, तो फिर ऐसे में सिफारती पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। जबकि साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित के बकौल अगर बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते हैं तो उनके लिए इस रोल में काम जारी रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी वो जेल में है और मुतअद्दिद मुकदमात का भी उन्हें सामना है। दूसरी जानिब चांसलर का इलेक्शन लड़ने पर बानी पीटीआई पर तनकीद भी है कि उन पर कई किस्म के करप्शन मुकदमात हैं, 9 मई केसेस का भी उन्हें सामना है। ऐसे में उनके चांसलर का इलेक्शन लड़ने पर उन्हें नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी इस इंतखाब को एजाज़ करार दे रही। अब एक तरफ नून लीग बानी पीटीआई के चांसलर का इंतखाब लड़ने पर एतराज़ उठा रही है, तो दूसरी जानिब बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मुतादिद ईमेल्स और एक दरखास्त मौसूल हुई है जिसमें यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया गया है कि अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर के रस्मी दरखास्त देने की इजाज़त दी गई है। यूनिवर्सिटी ज़राए ने ये ईमेल्स और दरखास्त मौसूल होने की तस्दीक की है। इनमें इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि बानी पीटीआई माजी में तालिबान के हामी रहे, उन पर करप्शन के केसेस हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी को भेजी गई ईमेल्स में कहा गया है कि बानी पीटीआई एक मुमताज़ शख्सियत है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को कुछ ऐसे पहलू जो इंतहाई परेशान कुन और गौर तलब हैं। दरखास्त और ईमेल्स में यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि बानी पीटीआई ने अक्सर ऐसे ख्यालात का इजहार किया और ऐसे इक़दाम किए जो इंतहा पसंद अनासर खुसूसन तालिबान की सोच से मिलते जुलते हैं। बानी पीटीआई ने तालिबान को पाकिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाज़त देने की तजवीज़ पेश की, जिस पर मुल्क के अंदर और बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद हुई। तालिबान के तशद्दुद और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी तजवीज़ तशवीशनाक थी। उन्होंने तालिबान को आज़ाद पसंद जंगजू कहा, बिलखुसूस इस वक्त जब अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज मौजूद थी। अमरीकी इनखला के बाद बानी पीटीआई ने इस वाक़े को अफ़गानों के ग़ुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के तौर पर बनाया। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन की भी हिमायत की। मुल्क की कौमी असम्बली से खिताब के दौरान बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसके तहत आलमी दहशतगर्द की मजम्मत की बजाय इसे एहतराम से नवाजा किया। फिर उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा ख़वातीन के लिबास को इस्मत दरी के वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहराते हुए ये दावा किया कि अगर कोई औरत बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका असर मर्दों पर पड़ता है। ऐसे ख्यालात तकियानूसी सोच को फ़रोग़ देते हैं। दरखास्त में यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई के हामियों ने नाक़िदीन को हिरासत किया और उन पर हमला किया और उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया। अब पीटीआई के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट बानी पीटीआई के अगेंस्ट एक मौजूद है। बहरहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे के लिए मौजूद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अक्टूबर के अवाइल में किया जाएगा। बानी पीटीआई अगर चांसलर का इलेक्शन लड़ने और जीतने में कामयाब होते तो फिर देखना ये कि उन्हें इसका सियासी तौर पर क्या फ़ायदा होगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बानी पीटीआई लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं? बानी पीटीआई इंशाल्लाह लंदन भी जाएंगे, पूरी दुनिया फिरेंगे भाई, लेकिन जब इधर से अपने सारा फेस करके और जिस तरह बेसलेस मुकदमात हैं उनको वो फेस करके ही जाएंगे, प्लेटलेट्स कम करके नहीं जाएंगे। लंदन जाने के लिए कोई लॉबिंग हो रही है? ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल लॉबी है वो तो फुली एक्टिव है और मनूवरिंग कर रही है, और लगता है कि बानी पीटीआई भी, जैसे उन्होंने रिसेंटली यूके से ये मुतालबा किया था कि आप इस इशू को इंटरनेशनलाइज करें, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो चांसलरशिप है उसके इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो ये सारा मामला कनेक्टेड लगता है। क्या कोशिश हो रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की जाए, ख़ासतौर पे बरतानिया के अंदर? और ज़ाहिर है बरतानिया से तो खान साहब का अच्छा खासा लिंक भी है। अच्छा, मैं इसमें आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा कि आप किस सेंस में कोशिश की वो पार्टी को, यानी वो इसी तरह आप कहना चाह रहे हैं कि वो चले जाएंगे लंदन
चीजों को दरमियान में छोड़ के, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात है। सर मैं इसको आसान कर देता हूं, मैं किसी डील की बात कर रहा हूं। नॉट एट ऑल, इस किस्म की कोई डील नहीं है जी। इस किस्म की डील नहीं है कि खान साहब चले जाएंगे लंदन केसेस को विड्रॉ करवा के, या कोई इस किस्म की कोई डील होगी कि 2 साल 3 साल 1 साल 4 साल वो लंदन में बैठे रहे। इस बात का कोई इम्कान नहीं है, और ये उन्होंने कई दफा कैटेगोरिकली इसका डिनाई किया है कि ऐसी बात नहीं है और हो भी नहीं सकती। अगर नहीं, लेकिन मलिक साहब कैटेगोरिकली डिनाई तो वो इस बात को भी कर रहे थे ना कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या किसी फोन कॉल के ऊपर उन्होंने जलसा मौखर नहीं किया। उसके बाद खुद अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि फोन कॉल आई थी जिसके ऊपर जलसा मौखर किया गया है। तो ये इस तरदीद तो उन्होंने इस बात की भी की थी, लेकिन अल्टीमेटली जहां से ये मामला चला तो तस्दीक होनी पड़ी फिर कि नहीं, ये तो मामला वहां से चला था, कंसर्न क्वार्टर से, पावर सेंटर से। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अर्ज कर दूं, इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया, और मैं तो कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये सारा कुछ जो जलसा कैंसिल हुआ है, उसमें खान साहब को बताया गया है, उनको सूरत हाल बताई गई है, और उसके बाद उन्होंने वो जलसा कैंसिल किया। जो बात ये आप कर रहे हैं ना जी, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 9 अप्रैल को जब ये रजीम चेंज हुआ, तो खान साहब के पास तो बड़ा अच्छा मौका था उस वक्त जाने का, 9 मई के बाद जाने का बड़ा मौका था। खान साहब को तो कई दफा एस्टेब्लिशमेंट ने मौके दिए हैं, बट वो अपने केसेस को फेस कर रहे हैं, और फेस करके सुरखरू होके इंशाल्लाह पूरी पार्टी सुरखरू होगी। सर बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देना, बरतानिया से अपील करना, बरतानिया में लॉबिंग करना अमेरिका के बाद, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के लिए इलेक्शन कैंपेन करना, क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से मुंतखब कराने के बाद वहाँ से दबाव आएगा कि जी अब चांसलर मुंतखब हो गए हैं तो आके यहाँ पर आपकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है और कोई खिताब शिताब होना है, तो इसके लिए कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर डाले लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और डाल रही है कि इमरान खान साहब को लंदन भेजा जाए। मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए वो इंटरनेशनल ब्रांड है खान साहब, ये तो आपको पता है। ये तो लोकल सियासतदान है जितने भी आपके ये इस वक्त फिर रहे हैं, तो इस हद तक तो दुरुस्त हो सकता है कि अगर वो चांसलर बन जाते हैं तो उसके बाद वो ओथ सेरेमनी के लिए तो जा सकते हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए ईमेल जारी है उनको, वो ईमेल्स मुख्तलिफ सोर्सेज से जारी, और बताया जा रहा है कि इनके ऊपर तोशा खाना के केसेस हैं, इनके ऊपर अलकादर ट्रस्ट केस में फंसे हुए हैं ये, और इनके ऊपर कितने चार्जेस हैं 9 मई वाले मामले के ऊपर, तो बताया जा रहा है कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं, और अल्टीमेटली ये प्रोसिक्यूशन भी जो है इस पे काम कर रही है, तो उनको ये बाखबर किया जा रहा है। आपको लगता है कि रास्ता आसान होगा खान साहब के लिए? देखिए मेरी अर्ज सुने, हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी बदनाम हो चुकी है पूरी दुनिया में, 2 चीजें बदनाम हो चुकी हैं, इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, मैं उसको कहूंगा इलेक्शन कमीशन ही कहूंगा, और उसके अलावा जो हमारी ये प्रोसिक्यूशन है कि इन पे कोई कान नहीं धरेगा और ना ही कोई इन पे एतमाद करता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप इसको इस तरह ना लें कि वो देखिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर इस हालात में भी वो इलेक्शन उधर जीत जाते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि इन सब के ये जो जितने आज ये बैठे हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं और जितने उनको लाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में इनका क्या हाल होगा, मुझे आप खुद बताएं। ये इलेक्शन की कैंपेन कौन कर रहा है सर? इलेक्शन की कैंपेन इसी तरह ही होगी, इलेक्शन की कैंपेन 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान में हुई थी, इधर भी इमरान खान का नाम चला था, उधर भी उसका नाम ही चल रहे हैं। वहाँ पे कोई जैक गोल्डस्मिथ या वो जो लॉबी है उसका भी कोई लिंक एस्टैब्लिश है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ उस हवाले से भी अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एक पर्टिकुलर लॉबी है जो इमरान खान की कैंपेन कर रही है। देखिए इमरान खान की लॉबी तो पूरी दुनिया में है ना जी, आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि उनकी लॉबी नहीं है, उनकी लॉबी पूरी दुनिया में है। बट ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस पे आपको ये कहूँ कि उनके कोई लॉज जो साहब थे गोल्ड स्मिथ वगैरह, या वो उनकी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिसमें जुल्फी बुखारी साहब हैं और जो उधर लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं, बल्कि उनके नॉमिनेशन पेपर तो आप समझते हैं कि इस रास्ते से खान साहब को जेल से निकालना और लंदन लेके जाना आसान होगा? देखिए जी, जेल से निकालना, लंदन लेके जाना, इस पर्पस के लिए खान साहब कभी भी नहीं जाएंगे कि वो खुदा न खास्ता पार्टी को और मुल्क को छोड़ के लंदन जाएंगे। अगर वो इंशाअल्लाह ताला जब वो कामयाब हो गए तो वो सेरेमनी के लिए जा सकते हैं और वो जाएंगे, और मेरे ख्याल में ये नहीं रोक सकेंगे। वैसे मलिक अहमद खान बचर साहब, नवाज शरीफ साहब का शेड्यूल भी आ रहा है कि वो सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन में होंगे। वो तो भागने के आदि मुजरिम है ना जी,
वो तो जब भी उन पे कोई तकलीफ आती है, देखिए बात ये है, नहीं, अभी तो कोई पाकिस्तान तकलीफ की- नहीं है सर। उनका भाई वफाक में बैठे हुए वजीर आजम है, उनकी साहबजादी पंजाब में चीफ मिनिस्टर है, तो तकलीफ क्या है? आप खुद तो उनकी बातें सुन लें, उनकी स्पीचेस सुन लेंगे, वो तो अभी उसी पे उनकी सुई अड़ी हुई है, मुझे क्यों निकाला है, मुझे क्यों निकाला है। अगर वो सेटिस्फाइड होते, देखिए एक बंदे को आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देके वापस लेके आ रहे हैं और उसके बाद उनको आपने कहीं का नहीं छोड़ा, वो एक 21-22 ग्रेड थी ऑफिसर्स की वो कर रहे हैं, मीटिंग्स को हेड कर रहे हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं कि वो सेटिस्फाइड होंगे? वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो क्या मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, खान साहब भी लंदन की राह ले रहे हैं या लंदन जाने का रास्ता हमवार हो रहा है, तो मुल्क में क्या कोई कौमी हुकूमत बनती हुई देख रहे हैं? मुल्क में सियासी नक्शा क्या होगा? खान साहब बिल्कुल लंदन नहीं जा रहे, आपके पास ये बिल्कुल ही कोई गलत खबर आई है। खान साहब अपने मुकदमात फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला। नहीं, आपने अभी तो कहा ना कि अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप उनके पास आती है तो ओथ टेकिंग के लिए जाएंगे वो। सर वो तो देखिए, देखिए मेरी बात सुने, जब जेल में बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वोट टेकिंग के लिए बाहर आता है, वो एक अलहदा चीज है। नहीं, एक कॉन्विक्टेड आदमी कैसे जा सकता है सर? सर जिस तरह आप पूछ रहे हैं ना कि वो खुदा न खास्ता इस तरह खान साहब कभी नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। फेस कर लिया उन्होंने, अब मुकदमात सारे बेसलेस मुकदमात थे जी, वो तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान भच्चड़ हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क भर में आज ताजिर कम्युनिटी ने शटर डाउन हड़ताल की। ताजिरों ने क्या मुतालबात सामने रखे हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जो सपोर्ट किया, क्या ये मसाइल जो हल तलब तो हो सकेंगे या नहीं? अवाम महंगाई से बिलबिला रहे हैं। बिजली के बढ़ते बिल और टैक्सेस की जंजीरों ने अवाम और मुल्क के ताजरों को जकड़ कर रखा हुआ है और इसी जंजीर को तोड़ने के लिए आज ताजर बिरादरी ने मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की और जमात इस्लामी, JUIF और तहरीक इंसाफ ने ताजरों की हड़ताल की भरपूर अंदाज में सपोर्ट भी की। आज मुल्क में तमाम बड़े और छोटे कारोबारी अफराद ने अपने कारोबारों को ताला लगा रखा, दुकानों पर ताले पड़े रहे और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ताजरों के इस एहतजाज को कामयाब एहतजाज करार दिया और मुबारकबाद भी दी। तहरीक इंसाफ ने इसको किस सपोर्ट किया और क्या स्टांस पेश? ताजर यूनियंस ने मुतालबा किया है कि ताजर दोस्त स्कीम के नाम पर आयद करदा टैक्सेस में कमी की जाए और बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि ताजर दोस्त स्कीम के तहत दुकानदारों पर माहाना 60,000 रुपये टैक्स लगाना जुल्म है। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बिजली के बिलों को कम करे, बिजली के बिलों पर स्लैब्स ख़त्म की जाए और IPPs के मामले को भी हल किया जाए, उनके माहिदों को जो है वो नज़रसानी की जाए, रीशेड्यूल किया जाए, वरना आवाम हुकूमत की गर्दन पर होंगे। ताजर क़यादत और ताजर रहनुमाओं के साथ साथ जो आम कारोबारी अफराद हैं वो भी इसमें यक ज़बान दिखाई दिए। ये 60-60 हज़ार रुपये के हम लोगों को टैक्स आए हैं। यहाँ ऐसे भी दुकानदार हैं जिनके 40-45,000 रेंट है, वो 60,000 रुपये कैसे दे सकता है? टैक्स दे रहे हैं हम और नहीं देते हैं। हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, वो डस करता है, वो मुसलमान मर जाता है। ये पाकिस्तान में हमारे पास वो काम कर रहा है, कभी टैक्सों के बुबार में हमारी आंख निकालता है, कभी वो हाथ काटता है, कभी हमारी जुबान काटता है, हमें मफलूज कर दिया है उसने। हर बंदा मुतासर है, सेलमैन भी मुतासर है। हमने बहुत जगह विज़िट किया, आज तंजबाटा में किया, सिटी में किया, उसमें हमें बढ़ चढ़ कर जो मिले वो सेलमैन तबका मिला है कि यार हमारे बहुत बुरी हालात हैं। ये लोगों के दिलों की आवाज़ है। लोग इतने तंग आ चुके हैं इन हुक्मरानों से, ये अयाशियाँ कर रहे हैं और गरीब आवाम पे टैक्स लगा रहे हैं। इस कौम पे रहम करो और इन टैक्सों को ख़त्म करो। ये लोग नहीं दे सकते टैक्स, तुम कितने टैक्स लोगे, वरना ये लोग निकलेंगे फिर बांग्लादेश की तरह निकलेंगे। ताजरों ने FBR की स्कीम को यकसर मुस्तरद किया है और ताजर दो स्कीम के नाम पर ताजर दुश्मन स्कीम को एक ही मुतालबा है कि उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि ताजरों को रिलीफ दिया जाए। घर क्या ले जाएंगे बच्चों के लिए? अब ताजर तो इस दौर में पिस के रह गया। अब ताजर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात, ताजरों के जो रिजर्वेशन मुतालबात अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आज इस एहतजाज को जमात इस्लामी ने भी भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ताजरों के शाना बशाना दिखाई दिए और उन्होंने दो टोक अंदाज में बता दिया कि जमात इस्लामी एक बार फिर इस मामले के ऊपर भी सड़कों पर आ सकती है।
हुक्मरानों को भी बात समझ लेनी चाहिए कि अब मुल्क ऐसे नहीं चलेगा कि आप बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, जालिमाना टैक्स लगाएं, ताजिर दोस्त स्कीमों के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें लाएं, सनतों का पहिया जाम करें, IMF की गुलामी इख्तियार करें, IPPs का बोझ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग उठाएं और आप अय्याशियां करते रहें। ये जो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है, ये तो पहली कॉल है। इसके बाद हमारी मुशावरत का अमल आज ही से हम शुरू कर रहे हैं। हम अगली कॉल इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिन में देंगे। अब पाकिस्तान को इन जालिमों के हवाले करके नहीं चलाया जा सकता, इन पर दबाव डालेंगे, अवाम के हक में फैसले इनको करने पड़ेंगे। अब ताजिर इस मुल्क के अहम स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको एतमाद में नहीं लिया जाएगा, उनको बिठाया नहीं जाएगा इतने बड़े फैसलों से पहले, तो यकीनन इससे मुल्क की इकॉनमी भी डिस्टर्ब होगी। ताजिर ग्रो करेंगे तो मुल्क की मईशत का पहिया ग्रो करेगा, मईशत का पहिया चलेगा, अदरवाइज़ मामलात ख़राब हो जाएंगे। और उम्मीद है कि हुकूमत ताजरों को बिठाएगी, उनकी बात सुनेगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर डिसीजंस लिए जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।